दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम 6 महीने की एक स्ट्रेटेजी तैयार करें एएलपी टेक्नीशियन की जॉब को पाने के लिए। मान लीजिए अभी चुनाव आने वाले हैं 2024 में, तो वैकेंसीज बहुत सारी निकलने की चांसेस हैं। सिर्फ एएलपी ही नहीं, दूसरी जॉब भी निकलने की उम्मीदें हैं। और तैयारी तो एक ही बार होती है, आपने एक बार तैयारी कर ली और वही हर एग्जाम में आपके काम आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, क्योंकि भाई मैंने कहां से तैयारी करी, कैसे करी, और जो जो मैंने कमियां छोड़ी या गलती की वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ गलतियां हुई, भाई देखो आदमी क्या कहता है, आदमी कहता है कि गलतियों से सीखो। अब आप अपनी गलतियों से कितना सीखेंगे, तो दूसरों की गलतियों से भी सीखो। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने की ये फॉर्म भरा था एएलपी वाला, पर उनका नहीं हो पाया। तो हम उनकी गलतियों से सीखेंगे कि उन्होंने क्या गलती करी जिस वजह से उनका नहीं हो पाया, वो गलती आप लोग ना दोहराएं। ठीक है। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या क्या किया जो मैं एएलपी वाला एग्जाम पास हो गया और अब एएलपी बन गया हूं। ठीक है। 2.5 साल के आसपास हो भी गए मुझे काम करते हुए। ठीक। तो बात करते हैं। देखो दोस्तों, सभी बहुत से लोगों का सपना होता है लोको पायलट बनने का। इसकी शुरुआत एएलपी से ही होती है। एएलपी से ही शुरुआत होकर आप प्रमोट होकर लोको पायलट बनते हैं। एएलपी का जो ग्रेड पे होता है वो दोस्तों 1900 होता है, यानी सिपाही के बराबर का ग्रेड पे होता है। गवर्नमेंट जॉब में तो ग्रेड पे ही चलता है। ग्रुप सी की ये जॉब होती है। स्टार्टिंग जो तनख्वाह होती है वो करीब 40, 50, 45 हजार इसके आसपास बनती है। प्रमोशन के बाद जब आप लोको पायलट बनते हैं तब जरूर आपकी तनख्वाह 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। ठीक। इसके बाद बात करें तो इसमें कई सारे, क्योंकि भाई रेलवे की नौकरी है तो बहुत सारे आपको फायदे भी मिलते हैं। ठीक है। कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी हो गई, आपके बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, इस तरह से आपको कई सारे फायदे भी मिलते हैं। तो ये तो हो गया इस जॉब का ओवरव्यू। ठीक। एएलपी के साथ ही टेक्नीशियन की जॉब भी निकलती है, मतलब दोनों वैकेंसी साथ साथ निकलती हैं, एएलपी और टेक्नीशियन। ठीक। जिनको लगता है कि उनकी आंखें कमजोर हैं, ठीक, कि या फिर आप मेडिकल में बाहर हो सकते हैं, या फिर आपका एएलपी का मन नहीं है, तो आप शुरू से ही टेक्निकल चूज करिएगा कि मुझे टेक्निकल में जाना है। चलिए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम, मान लीजिए फॉर्म आते हैं, तो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है आप में से। देखिए, टेक्नीशियन में मिनिमम 12th मांगते हैं या फिर आईटीआई मांगते हैं। मेन तो देखिए ये आईटीआई वालों के लिए होती है। 12th तो सिर्फ निकाल देते हैं जिससे लोगों को लगे कि हाँ हमारे लिए वैकेंसीज हैं, है ना। अब 12th पास तो दोस्तों हर कोई होता है, जिसने बीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, हर कोई 12th पास करके ही गया होगा वहां पर। इसलिए जो फॉर्म होते हैं वो इस वाली के लिए, टेक्नीशियन जो 12th पास वालों के लिए निकलते हैं, उसमें करोड़ों फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। करोड़ों की संख्या में फॉर्म भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई 12th पास होता है। और आईटीआई वालों की पोस्ट अलग रहती है, उनकी पोस्ट जो होती है वो कोई घेर नहीं पाएगा, यानी वो उनके लिए रिजर्व रहती हैं। ठीक है। और 12th वालों के लिए अलग निकलती हैं, 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह से निकाल देंगे ऑल इंडिया। एएलपी की बात करें तो या तो आपने 10th और आईटीआई कर रखा हो, ठीक है, या आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या आपने बीटेक कर रखा हो। अब देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो क्या सवाल पूछते हैं कि मैंने कॉमर्स किया, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया है, सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, आपने कुछ भी किया हो, आपने अगर आपके पास अगर 10th का सर्टिफिकेट है और आईटीआई का सर्टिफिकेट है, मतलब आईटीआई हो, 10th हो, या आईटीआई नहीं हो तो डिप्लोमा हो। भाई 10th का तो सर्टिफिकेट होगा ना आपके पास, तभी तो आप 11वीं 12वीं में पहुंचे होंगे या आईटीआई डिप्लोमा में पहुंचे होंगे। तो 10th का सर्टिफिकेट हो या आईटीआई या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे। क्यों? अरे आपने 11th 12th में कॉमर्स ले लिया, हम कह रहे हैं, पर उसमें तो 11th 12th के कागज लगने ही नहीं है। उसमें तो आप सिर्फ 10th के कागज लगाएंगे और आईटीआई के कागज लगाएंगे। तो आपने 10th तो सबने किया होगा, आईटीआई या डिप्लोमा करा हुआ होना जरूरी है। ठीक है। तो जो लोग भी 10th पास हैं, आईटीआई करा हुआ है, डिप्लोमा करा हुआ है, या फिर बीटेक करा हुआ है, वो लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि एग्जाम में क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या स्टेजेस आएंगे हमारे सामने। तो दोस्तों सबसे पहले होगा हमारा CBT 1, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसमें कि आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस के सवाल आएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ पास होना है आपको, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे।
जो बच्चे इसको पास कर जाएंगे वो पहुंच जाएंगे अब सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में सीबीटी 1 की तरह एक पेपर होगा और एक पेपर होगा टेक्निकल। ठीक है, जो टेक्निकल होगा इसमें आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है आपकी तो इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देंगे, मैकेनिकल ब्रांच है आपकी तो मैकेनिकल भर देंगे, आपकी जो ब्रांच है आप उसमें वो सब्जेक्ट चूज कर लेंगे और फिर उसी सब्जेक्ट का आपको वो पेपर देना होगा। इस टेक्निकल वाले में जो बच्चे पास होंगे उन्हीं के सीबीटी 2 मार्क्स देखे जाएंगे। यानी कि अगर आपने सीबीटी 2 में 100 में से 100 नंबर लाए हों पर आप टेक्निकल में फेल हो गए तो आप फेल माने जाएंगे। और कोई बच्चा टेक्निकल में पास है और सीबीटी 2 में उसके मान लो 60 नंबर हैं और वो कट ऑफ को पार कर रहा है तो वो अगली स्टेज में पहुंच जाएगा। एक बात और दोस्तों, सीबीटी 2 के 70% नंबर जुड़ते हैं मेरिट में। ठीक है, और 30% जुड़ते हैं साइको टेस्ट के। ठीक है, 70% सीबीटी 2 के और 30% साइको टेस्ट के नंबर जुड़ के मेरिट बनती है। टेक्निकल वाले में और सीबीटी 1 वाले में सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना होता है। तो जो बच्चे टेक्निकल में पास होंगे और सीबीटी 2 में अच्छे नंबर लाएंगे वो अगली स्टेज यानी साइको को देने के लिए चले जाएंगे। साइको टेस्ट का 30% नंबर आपका जुड़ेगा मेरिट में। जो बच्चे साइको भी पास कर जाएंगे वो अगले स्टेज में चले जाएंगे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसमें बहुत ही कम बच्चे बाहर होते हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें पास ही हो जाते हैं, है ना भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कौन ही बाहर होगा। ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म भरें तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना करे, वरना बाद में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये एफिडेविट वगैरह बनवाकर चक्कर कटवाते हैं। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही सलामत हो जाएगा वो पहुंच जाएंगे मेडिकल देने। मेडिकल में आपकी सारी चीजें चेक हो जाएंगी और जो बच्चे उन सब में सही सलामत पास हो जाएंगे वो बच्चों की मेरिट बनेगी और जो बच्चे मेरिट में ऊपर होंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और आप बन जाएंगे एएलपी। मेडिकल में क्या क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरिट वो तो आपको बता ही दी मैंने, 70% सीबीटी 2 के और 30% साइको के मिलके मेरिट बनेंगी। ट्रेनिंग ये बाद की बात है। अब जो बात है वो हम शुरू करते हैं सीबीटी 1 से। सीबीटी 1 जो कि आपकी पहली स्टेज होगी, इसको पार करना है सबसे पहले। सीबीटी 1 के बारे में जान लेते हैं। तो सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी सिर्फ इसमें आपको पास होना होता है। इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है, बहुत ज्यादा तुक्के लगा कर ना आए। इस एग्जाम में आपको पूरी मेहनत करनी है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों। क्यों? आप देखोगे सीबीटी 1 का सिलेबस सीबीटी 2 के सिलेबस जैसा ही है और दोनों ही सीबीटी का सिलेबस हर एग्जाम जैसा है। जैसे एसएससी का सिलेबस बहुत सारे एग्जाम में काम आ जाता है, एसएससी की तैयारी वही यहां पर है। जिन बच्चों ने भी एसएससी की तैयारी कर रखी होगी उनको रेलवे का पेपर हलवा लगेगा। ठीक है, तो आप किसी कोचिंग में अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी रेलवे की तैयारी अपने आप चल रही है। तो इससे कोई कंफ्यूज मत होना कि मैं तो रेलवे की ही पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप एसएससी की तैयारी करिए, रेलवे की तैयारी आपकी अपने आप चल रही है। और सीबीटी 1 को सिर्फ पास होना है ये नहीं सोच के चलना है, इसमें पूरा जोर लगा देना है। क्यों? इसमें आप जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे सीबीटी 2 में आपको उतना ही कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी 2 में भी तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके आएंगी। तो जो आप यहां पर पढ़ेंगे वही चीज वहां पर आपको कम पढ़नी पड़ेगी। और ये बात मान के चलनी है कि आप बिल्कुल पीछे की मेरिट या फिर कट ऑफ के ऊपर नहीं डिपेंड करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहां पर 70% स्कोर मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत से बच्चों को तब भी जानना होता है कि हम लगभग कितने लेके आए। तो ये मान के चलिए आप मैथ, रीजनिंग, साइंस तो बहुत ही अच्छे से करके चलें और आप पास हो जाएंगे। कैसे अभी बताते हैं। एग्जाम पैटर्न देखिए जरा आप। एग्जाम पैटर्न में आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। ठीक है, 20 नंबर की मैथ हो गई, 20 नंबर की साइंस हो गई, 25 नंबर की रीजनिंग हो गई। 20, 20, 40 और 25 कितने होते हैं? 65। यानी 75 में से 65 नंबर के सिर्फ 3 सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि आपको मेन फोकस भी इन्हीं पे करना है, मैथ, रीजनिंग और साइंस पे। बहुत से बच्चे, मेरी समझ लीजिए जीके जो है वो 0 बटा लड्डू है। तो जिन जिन बच्चों की जो जीके है ये कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीबीटी 1 में उस पर बहुत ज्यादा समय ना लगाएं, कोई टेंशन भी मत लें। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहें, बिल्कुल फ्री। और आप अपना पूरा ध्यान मैथ, रीजनिंग और साइंस पर लगाएं।
कुल मिलाकर CBT 1 में 75 सवाल आते हैं और इसके लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट। तो अब मैं बताता हूं यहां पर आपको क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक, और आपको किस तरह से CBT 1 को लेकर चलना है। तो अब सबसे पहला सवाल आता है, तैयारी शुरू कहां से करें, किस प्रकार से तैयारी शुरू करें कि आपकी तैयारी हो भी जाए, ठीक है, अच्छी हो जाए और CBT 1 आपका बहुत अच्छे से पास हो जाए। तो पहली बात तो ये, आप ये मान के चल लें कि अगले 6 महीने तक आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे से करनी है, मिनिमम 2-3 घंटे। बहुत से लोग कहते हैं डेली 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। मैं आपको सच्ची बताता हूं, 10th हो गया, 12th हो गया, बीटेक हो गया मेरा, इसके बाद ये नौकरी की तैयारी हो गई जो कि मैंने घर से ही करी थी। अब बहुत से लोग पूछेंगे आपने कहां से करी थी, तो भैया मैंने घर से ही, घर पे खाली बैठा रहता था, मेरा बीटेक हुआ था और मैं अपना मतलब रेलवे की तैयारी नहीं करी थी, मैंने तो नॉर्मल पढ़ाई करी थी, SSC जैसे करते हैं सब। मैं अपनी छत पे जाता था, यूट्यूब चैनल खोलता था और अपनी पढ़ाई करता था। मेरी जो जीके है वो अब भी 0/लड्डू है, पर मेरी मैथ, रीजनिंग और साइंस जो है वो अच्छी हैं। साइंस क्यों अच्छी हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, वो तरीका जिससे आपकी भी अच्छी हो जाए। अभी आप इतना समझो कि ना तो 8-10 घंटे किसी से पढ़ा जाता है, मैं तो 15 मिनट भी नहीं पढ़ पाता हूं। आप लोग के लिए जब ये वीडियो बनाने के लिए लिख रहा था, 1 घंटे काम 4 घंटे में करा है। क्यों? बीच बीच में फोन चलाने लगते हैं, कोई रील खोल देते हैं, यही सब चलता रहता है, ठीक। तो जब भी पढ़ना है 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 2-3 घंटे बहुत है यार, इतना भी कुछ नहीं होता है, 2-3 घंटे बहुत है। बस ध्यान रखना कि उस समय ज्यादा चीजों पे इधर उधर ध्यान ना दें। जैसे कि मैंने ऐसा देखा है कि सुबह के समय उठकर जो पढ़ाई होती है, भले ही आप 8 बजे उठें, पर उठने के बाद जो पढ़ाई होती है उस समय हमारे दिमाग में बहुत ही कम बातें चल रही होती हैं, शांत दिमाग होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो अगले 6 महीने तक ये आप सोच के चलें कि कम से कम 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। और आप दिन भर में कुछ भी करें, आप दिन में खेलें, कूदें, खाए पिए, घूमें फिरें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह उठ के अपना 2-3 घंटे पढ़ लें, उसके बाद आप दिन भर फ्री हैं। दिमाग में कोई टेंशन ना रखें बिल्कुल भी, ना नौकरी की ना छोकरी की, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत मान के चलो अरे मैं मेरी नौकरी नहीं लगी, ये वो दिमाग से छोड़ दो। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 5-6 महीने क्या करनी है, पढ़ाई, तैयारी करनी है, तो तैयारी करिए। कोई फालतू की टेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आराम से कोई खेल खेलो, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, जो आप खेलते हो, खूब घूमो फिरो, शादी पार्टी करो, खाओ पियो, मस्त रहो। दिमाग में टेंशन होगी तो अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। फ्री माइंड से बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि आपकी अगर साइंस या फिर मैथ कमजोर है तो उसको अच्छा कैसे करें। मैं सच्ची बताऊं, मुझे अपनी तैयारी में बहुत ही कम पढ़ना पड़ा, सिर्फ मुझे मैथ, रीजनिंग एक बार पढ़नी पड़ी, आधी मुझे पहले से आती थी। मतलब जैसे जो स्कूल में तो पढ़ के आए होते हैं यार, कोई ऐसा थोड़ी है हम लोग को मैथ नहीं आती है। पर अगर आपकी कमजोर है मान लीजिए, तो उसको अच्छा कैसे करें। मान लीजिए आपकी साइंस कमजोर है, आप अपने मोहल्ले पड़ोस के 9th-10th के बच्चों को पकड़ लो और उनको साइंस का ट्यूशन पढ़ा दो। समझ लो साइंस की आपको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। 11th-12th को अगर आप पकड़ के पढ़ाते हैं तो कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ाओगे, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, पर जो आप पढ़ाओगे समझ लो वो सब्जेक्ट आपका पक्का हो जाएगा। एग्जाम में उस सब्जेक्ट से कोई सवाल आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो साइंस के लिए आपको 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में से जो मिल जाए बच्चा पढ़ाने को, आप उसको पढ़ाने लगो। आपको नहीं आता होगा, मैं समझ रहा हूं। मान लो आपसे कोई कहे कि आपकी फिजिक्स तो अच्छी है, पर आप 11th या 12th वाले बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको पढ़ के पढ़ाओगे। आप पहले 1 घंटा खुद पढ़ोगे, है ना, कि ये मुझे पढ़ाना है ये टॉपिक, और उसके बाद उन्हें पढ़ाओगे। तो इस तरह से आपके वो बहुत सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th यानी 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पकड़ लो ट्यूशन के लिए, और इनको जब आप ट्यूशन पढ़ाओगे तो देखना आपकी मैथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और जिसकी मैथ अच्छी हो जाएगी उसकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। तो मैथ जिसकी अच्छी हो जाएगी उसकी रीजनिंग भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। यही तरीका मैंने अपनाया था, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ट्यूशन पढ़ाइए, घर पे 100-200 रुपए भी आएंगे, घर वाले खुश होंगे, आपका खर्चा चलेगा, घूमने फिरने में थोड़े काम आएंगे वो रुपए,
और आपको बिना पढ़े, यानी आप कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आपकी खुद की तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने देखिए ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया, मतलब आपने पकड़ लिए कुछ बच्चे और आप उनको पढ़ाने लग गए और अपना भी पढ़ने लगे। अब अपना किस तरह से पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज अपनी अपनी कॉपी बना लें। एक मैथ की बना ली, एक रीजनिंग की बना ली, साइंस की बना ली, ठीक है। और उन कॉपी के पहले पन्नों पर क्या करना है, आपको उसका सिलेबस नोट करना है टॉपिक वाइज। ठीक, जैसे देखता हूं मैं इस कॉपी पे है क्या। हाँ देखिए, ये मेरी मैथ की कॉपी है जो नीचे रखी हुई है मैंने पेजों के। अब मैंने मैथ में क्या किया हुआ है, देखिए मैंने 2022 में सोचा होगा पढ़ने का, एसएससी सीजीएल 2022, और देखिए मैंने हर एक टॉपिक लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें टॉपिक वाइज पढ़ता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, ठीक। और पढ़ने के बाद जो जो टॉपिक मेरे कंप्लीट होते जाएंगे, मैं इसमें उस पर टिक मारता जाऊंगा कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। तो टॉपिक वाइज इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैंने कितना पढ़ लिया और कितना बचा है। ठीक है, इस तरह से पढ़ना काफी इफेक्टिव रहता है। टॉपिक वाइज टू द पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू का नहीं पढ़ेंगे, आप उसमें काम का ही पढ़ेंगे जो जो एग्जाम में आना है। और आपको पता होगा कि 10 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, मैंने उसमें से 12 कर लिए हैं, 11 कर लिए हैं। ठीक, अब आपने टॉपिक नोट कर लिया, पढ़ना कैसे है, तो या तो आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी नहीं करी थी कोई सी ज्वाइन। ठीक, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ढूंढ लें और उससे पढ़ना शुरू कर दें। मान लीजिए ऐसा भी नहीं है कि एक ही यूट्यूब से चैनल से सब पढ़ना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि वो रेलवे का नहीं एसएससी का पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ना ना, एसएससी का सिलेबस और रेलवे का सिलेबस एक ही मान के चलिए। आपको किस तरह से पढ़ना है वो समझिए। अगर आपको किसी चैनल पर कोई सब्जेक्ट अच्छा लगा, मान लीजिए कोई चैनल मैथ बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप उससे मैथ के लिए पकड़ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए पहले कि उसने पूरे मैथ के सारे टॉपिक कंप्लीट करा रखे हैं या नहीं, है ना। कुछ चैनल क्या होते हैं बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको कोई पुरानी चैनल, मतलब पुराना का मतलब है जैसे उसने पिछले साल पढ़ाया हो, तो आप देख लीजिए किसने सिलेबस कंप्लीट कराया, अब आपकी वही मतलब उस चैनल से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई चैनल देखा आपने, उससे साइंस अच्छा लगा आपको कि ये तो साइंस बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप उसको साइंस के लिए फिक्स कर लीजिए। और फिर जब उससे पढ़ना शुरू कर दें तो फिर आप उसको चेंज ना करें, उससे ही कंटिन्यू करते रहें। ये नहीं कि मैथ का कुछ टॉपिक एक चैनल से किए, कुछ टॉपिक दूसरे चैनल से, इससे कंफ्यूजन बढ़ता है क्योंकि सबके पढ़ाने के तरीके और ट्रिक्स अलग होती हैं। और ऐसे नहीं पढ़ना है कि साइंस की जो वीडियो पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप खाली उनको देख ले रहे हैं ना। वीडियो देखिए, पॉज करिए, नोट्स बनाइए हाथ से लिखते हुए, फिर वीडियो को प्ले करिए, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, पॉज करिए, फिर लिखिए। यानी लिख लिख के पढ़ना है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है, उसे ही पढ़ाई कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो भी टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं वो आराम से पढ़ें, बिल्कुल टेंशन ना लें कि मेरे एग्जाम जल्दी होगा बाद में होगा, नहीं। आप आराम से पढ़ते जाएं, रोज पढ़ते जाएं और जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएं उनको टिक करते जाएं। ये तो मैंने आपको बताई ट्रिक। इसके अलावा एसएससी और रेलवे का सिलेबस एक जैसा होता है, ये नहीं है कि आप वीडियो रेलवे की ढूंढ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, एसएससी की मिल रही है, पढ़िए, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, अच्छा आगे क्या पॉइंट है भैया, आगे पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो 2-3-4 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं करेंगे, तब आप बाजार जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर ऑनलाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेंगे, जिसमें 8 साल, 5 साल, 10 साल इस तरह से पेपर होंगे। और प्रीवियस ईयर की बुक लाने के बाद आप डेली जैसे अब तक तो पढ़ रहे थे, अब आपका सिलेबस पूरा हो गया, अब आप बैठेंगे, क्योंकि सीबीटी 1 में समय कितना है 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, तो अब आप मोबाइल में अपना 1 घंटे का अलार्म भरेंगे, एक प्लेन इस तरह से पेपर लेंगे जैसे मैंने ले रखा है, और एक पेपर पे 1 से लेके उसमें 75 सवाल होंगे तो 75 नंबर डाल लेंगे पहले ही, उसके बाद टाइम शुरू करेंगे, उसके बाद 60 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आपने ईमानदारी से कितने सवाल किए हैं।
और इस तरह से डेली 2-2, 3-3, 4-4 जितने आप प्रैक्टिस सेट कर पाए, यानी प्रीवियस ईयर के जितने सवाल आप कर पाए, जितने सेट आप लगा पाए उतने लगाइए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अपने आप को कुछ एनालाइज कर पाएंगे। जैसे आप अपना जो पेपर है वो 60 मिनट में पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। आप देखेंगे जब आपका CBT 1 होगा और आप एग्जाम देकर बाहर आएंगे तो आधे लोग क्या रोना रो रहे होंगे कि भाई साहब हमें तो समय कम पड़ गया, हम तो 10 सवाल ही नहीं कर पाए। मैं भी सुनता था, मेरा आज तक कभी कोई सवाल नहीं छूटा क्योंकि मैं शुरू से ही स्पीड बना के चलता था। और आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी स्पीड बनाने की जरूरत है? जब आप इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे समय के अंदर, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई पहले मैं धीमे सॉल्व करता था या पहले मैं सवालों को आराम आराम से सॉल्व करता था तो मेरे सवाल छूट जाते थे। इतनी स्पीड बना के चलनी है। फिर आप क्या देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हर पेपर का नोट करते जाइए कि आपके 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 70 में से 60 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ फिक्स टाइप के सवाल हैं जिसमें कि आप अटक जाते हैं। मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में आप हर बार अटक गए, तब आपको क्या करना है? उनकी ट्रिक्स ढूंढनी है यूट्यूब पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की, या फिर किसी ऐसे चैनल से पढ़ना है जहां से आपको तुरंत समझ में आ जाए, उनने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हो। ठीक, तो आपको अपने कमजोर टॉपिक्स नोट कर लेने हैं। या फिर टॉपिक को छोड़ो, क्या पता आपको कोई सब्जेक्ट कमजोर हो, क्या पता आपकी जीके कमजोर हो, क्या पता आपकी बायो कमजोर हो, क्या पता आपकी फिजिक्स कमजोर हो, है ना? इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, तो भाई 60 मिनट में सवाल नहीं कर पा रहे हो, आप पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हो, तो इसका तो एक ही रास्ता है, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए। कम नंबर आ रहे हैं तो मेहनत कीजिए, है ना? कुछ फिक्स टाइप के सवालों में अटक रहे हैं तो दूसरे यूट्यूब चैनल से हेल्प लीजिए, किसी और से हेल्प लीजिए, कोई बंदा आपको ट्रिक बता दे। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, अब उसको कैसे करना है? मान लीजिए आपका मैथ, रीजनिंग या साइंस में से कोई सब्जेक्ट कमजोर है, तो ये तो भाई रेलवे या SSC में आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इनको तो आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। अब इसको मजबूत कैसे करें? वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कि उस सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाओ। साइंस कमजोर है तो साइंस का ट्यूशन पढ़ाओ, पढ़ो नहीं पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, 6 से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ाओ। मैथ कमजोर है तो ट्यूशन पढ़ाओ, रीजनिंग कमजोर है तो पढ़ाओगे क्या? वो तो पढ़ोगे ही, पर मैथ और साइंस कमजोर है तो आप बच्चों को पढ़ाओ। उनको पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे? जब खुद पढ़ोगे। खुद भाई आपको पता है, मुझे आज मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाना है, तो क्या अच्छे से पढ़ाने के लिए आप पहले उस बुक को लेकर बैठोगे, खुद पढ़ोगे और उसके बाद पढ़ाओगे, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जीके अगर आपकी कमजोर है तो मेरी भी जीके कमजोर है, पर मुझे कोई खास दिक्कत पड़ी नहीं क्योंकि रेलवे के एग्जाम में जीके कम आती है। फिर भी अगर आपकी जीके कमजोर है तो आप उस पर पूरा टाइम ना दें। आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ लें जो कि ट्रिक्स से आपको पढ़ाता हो, क्योंकि यही छोटे मोटे जीके के सवाल आते हैं, स्टैटिक जीके के। कोई बहुत डीप में जीके तो पूछी नहीं जाती है, तो कोई ट्रिक वाला चैनल ढूंढ लें और जीके के उससे ट्रिक वाइज टॉपिक नोट करें। और आप देखें कि आप जीके में अगर 10 में से 0 बटा लड्डू है मेरी तरह और 4-5 भी ले आ रहे हैं तो बहुत है ना? और अच्छी है जीके तो बहुत ही अच्छी बात है। मैथ, रीजनिंग, साइंस कमजोर है तो मैंने बताइए आप उस सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाने लगो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या पॉइंट है यहां पर जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। रटे रटाए कोई पॉइंट नहीं होते हैं ऐसे, ये किसी के एक्सपीरियंस से ही आते हैं। वही बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आप एग्जाम की प्रैक्टिस पहले से ही करने लग जाओगे तो जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, मैथ से शुरू करूं, रीजनिंग से शुरू करूं, है ना, कहां से शुरू करूं। आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस होगा कि जो मेरे सामने आता जा रहा है आप सॉल्व करते जाएंगे और 60 मिनट में 75 सवाल आप करके बैठ जाएंगे समय के अंदर। कब? जब आपने पहले से ही प्रैक्टिस करी होगी, मोबाइल में 1-1 घंटे के अलार्म भर के पेपर सॉल्व किए होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ज्यादा तुक्के ना लगाएं। एक आध चल जाता है, आपको कंफ्यूजन है, पर बहुत ज्यादा नहीं। अब बहुत से लोग सवाल पूछेंगे कि पेपर हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है। तो दोस्तों, पेपर हिंदी में भी आता है और पेपर इंग्लिश में भी आता है। आपको जोन से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे पेपर में, आपको सवाल जो है वो उसी लैंग्वेज में दिखने लगेंगे। ठीक है, पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। अब जब आप CBT 2 पास कर लेंगे, भाई आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है तो CBT 1 तो पास होगा ही होगा, और अब आप पहुंच जाएंगे CBT 1 पास होने के बाद CBT 2 में। ठीक है, तो CBT 2 में जो मैथ, रीजनिंग, साइंस है और जीके है वो तो CBT 1 की तरह ही आपको प्रिपेयर रखनी है, यानी कि उनको
रिवाइज करना है सिंपल सा, क्योंकि सीबीटी 1 में आपने इतनी अच्छी तैयारी करी होगी अगर आप इस तरह से करेंगे कि सीबीटी 2 में आपको कोई खास दिक्कत मिलने वाली नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अब यहां पर सवाल हो जाएंगे 100 और समय मिलेगा 90 मिनट का। वहां पर सवाल थे 75 और समय था 60 मिनट का। यहां पर 100 सवाल है, समय है 90 मिनट का। क्या बढ़ गया है देखते हैं। मैथ के आ रहे हैं दोस्तों 25 सवाल, रीजनिंग के आ रहे हैं 25 सवाल, साइंस के 40 सवाल, क्योंकि साइंस में इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग और वो बढ़ जाती है कंप्यूटर, ठीक है। और जीके में आएंगे सिर्फ 10 सवाल। तो फिर से वही चीज, आपको किन सब्जेक्टों पे ध्यान देना है, मैथ, रीजनिंग, साइंस। अब अगर आपने सीबीटी 1 की तैयारी अच्छी से करी होगी तो साइंस में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना, यानी कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर पे ध्यान दे सकते हैं। मैथ, रीजनिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। मैथ में कुछ एक टॉपिक बढ़ गए होंगे, आप उन पे ही ध्यान दें, ज्यादा ध्यान ना दें किसी पे। जीके मैंने पहले ही बताया, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर कमजोर है तो थोड़ा बहुत पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सीबीटी 2 में जितने ज्यादा मार्क्स ला पाओ 100 में से उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर मेरिट में जुड़ेंगे। साइंस, मैथ, रीजनिंग 100 सवाल में से कितने हो गए ये 50, 40, 90। ये समझ लो अगर मेरी तरह, जैसे मैं तो जीके में 0/लड्डू था, तो मैं तो मान के ही नहीं चलता था जीके में मेरा कुछ आना है। पर हाँ, मैं ये जरूर मान के चलता था कि मैं मैथ, रीजनिंग और साइंस में शायद ही कोई सवाल होगा जो मैं छोड़ूंगा। और मैं 90 में मैं यही मान के चलता था कि मेरे लिए पेपर 100 नंबर का नहीं है, 90 का है। तो 90 में से मेरे कभी 77 सवाल होते थे, कभी 78 सवाल होते थे। इस तरह से मेरे सवाल होते थे, ठीक है। और जब आप सीबीटी 2 दे लेंगे तभी थोड़ी देर में ही, यानी 10-15 मिनट के गैप के बाद ही आपका टेक्निकल हो जाएगा। टेक्निकल जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो इलेक्ट्रिकल चूज करें, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करें, मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो मैकेनिकल चूज करें। तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके सवाल आएंगे 75, समय होगा 60 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल होते हैं, कोई कठिन नहीं होते हैं। सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के बीच में आपको काफी समय मिलेगा। इस बीच में आप अपना आराम से टेक्निकल पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। बुक मैं आपको बता दूंगा जब ये एग्जाम वगैरह आएंगे, वरना किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ लेना। वैसे बुक से भी हो जाता है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, कठिन नहीं होते हैं। 75 सवाल होते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ पास होना होता है। क्राइटेरिया रख देते हैं कि भाई इतने % आपको नंबर लाने हैं और बस। ज्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं। सिर्फ फेल कौन होते हैं वो सुनो। फेल सिर्फ वो बच्चे होते हैं जो गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। जैसे कि आप हो इलेक्ट्रॉनिक्स के और आपने चूज कर ली इलेक्ट्रिकल, आप हो रेडियो के आपने चूज करी मैकेनिकल, आप हो मैकेनिकल के आपने चूज कर ली एंटीना। अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तभी आपको दिक्कत पड़ती है। अगर आप अपने सही बैकग्राउंड का सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपके वे सवाल इतने आसान होंगे कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के या बिना पढ़े भी आप इस पेपर को सवाल सॉल्व कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। और ध्यान रखना भैया, इसमें पास जरूर हो जाना, क्योंकि जब आप इसमें पास होगे तभी आपका सीबीटी 2 के नंबर जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपके सीबीटी 2 में 100 में से 100 नंबर हैं पर टेक्निकल में फेल हो गए तो आप फेल ही माने जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास सीबीटी 1 में अगर अच्छी तैयारी है तो सीबीटी 2 में आप टेक्निकल सब्जेक्ट को थोड़ा समय दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 में आपने इतनी अच्छी तैयारी करी थी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस को आपको और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत समय से काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी सिलेबस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। सीबीटी 2 के 70% मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं। टेक्निकल राउंड में बस आपको पास होना है, कोई टॉप नहीं मारना। तो ऐसा भी नहीं करना कि बस टेक्निकली पढ़े पढ़े। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे, टेक्निकल ही पढ़े पढ़े, टेक्निकल में ज्यादा नंबर आ गए, सीबीटी 2 में कम आ गए, मेरिट आउट हो गए। तो बैलेंस बना के चलना है। फिर वही मेन चीज, तैयारी आपकी पहले से है, आपको बस क्या करना है, सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के बीच में थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल, 3 सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा लेके चलना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते जाना है वही समय के अंदर, जिससे कि पेपर के समय आपको घबराहट वगैरह कुछ ना हो, कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। जब आप सीबीटी 2 भी पास हो जाएंगे, अगर आपने सीबीटी 1 कर लिया तो सीबीटी 2 कोई अलग थोड़ी है, वैसा ही तो पेपर है। ऐसा लगेगा आपको कि मैं एक ही तरह का पेपर 2 बार दे रहा हूं। अब आएगा आपके सामने किसका पेपर, साइको टेस्ट, है ना। साइको को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, सवाल हैं। भूल जाओ सारे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप साइको टेस्ट के नंबर तक पहुंचोगे, यानी कि जब आप सीबीटी 2 दे आओगे और आपको लगेगा कि मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं,
अब मुझे साइको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो उस समय यूट्यूब पर चैनलों की बाढ़ आई हुई होगी, बहुत सारी ऐप होंगी जो आपको साइको टेस्ट की प्रैक्टिस कराएंगी। वो अपना कोर्स बेच रही होंगी, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा जाके किसी की भी 1, 2, 3 कितने को भी आप सिलेबस वो टेस्ट सीरीज ले सकते हो और अपने टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कंप्यूटर या लैपटॉप पे शुरू कर दो। फोन उन पे मत करना, क्योंकि पेपर जो देना होगा वो आपको कंप्यूटर पे ही देना होगा। तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उस समय आपको अलग नहीं लगना चाहिए। आराम से शाम को खेलो, मस्त घूमो फिरो, जिंदगी के मजे लो, ठीक। क्योंकि यहां तक जो पहुंच जाता है वो बहुत ही कम होते हैं जो फेल होते हैं, सिर्फ अपनी गलती की वजह से ही होते हैं। अगर आप गलती नहीं कर रहे, यानी कि अगर आप अपनी सिंपल सा कोई टेस्ट सीरीज लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझ लेना साइको में कुछ रखा ही नहीं है। सिंपल से जो मोबाइल में गेम होते हैं ना, सेम वैसा ही होता है साइको, है ना। ये मैच द फॉलोइंग होगा, टिक मार्क होगा, बस बच्चों वाला होता है। IQ लेवल अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइको पास करने के बाद आपका होगा मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि भाई जब उसका समय आएगा उस पर वीडियो उस समय बताएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय रेलवे अपना अपना वो निकालेगी लिस्ट कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, तो आप कर लेंगे तैयार, है ना। बस एक चीज ध्यान रखना, उसमें फॉर्म भरते हुए स्पेलिंग मिस्टेक मत करना दोस्तों। फॉर्म सही से संभाल के भरना, है ना। ये मैंने देखा कि बहुत से लड़कों की जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी, फिर वो एफिडेविट वगैरह बनवाते घूमते थे। मेडिकल का नंबर आ गया मान लो आपका, अब आपका क्या होना है मेडिकल। अब आपको क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है। अब आपको भाई साहब टेंशन तो लेनी ही नहीं है, ये समझ के चलना मेरी नौकरी लग गई, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। हवाबाजी और स्टंटबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पता चले आप ले रहे बाइक, दोस्त की बाइक ली और स्टंट दिखा रहे हैं, हाथ पैर तोड़वा बैठे, बिल्कुल नहीं करनी है। ना हवाबाजी करनी है, ना स्टंटबाजी। किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना है, पता चले उसने आप पर कर दी FIR बिना बात के, और आपका फिर सरकारी नौकरी का प्रोसेस रुक गया, दिक्कत आ जाती है ना। किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना है, हवाबाजी नहीं करनी, स्टंटबाजी नहीं करनी, शांति से घर पे बैठना है, आंखों का ध्यान रखना है, योगा करना, एक्सरसाइज करनी है। घर वाले कहे हैं कि जाकर दूध लिया, शाम को डब्बा उठा के दूध ले आना है। साइड में क्रिकेट फुटबॉल कोई छोटा मोटा गेम खेल लेना है, मजे करने हैं, खाना पीना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल में। अगर आपको पहले से कोई इशू नहीं है तो आप फेल नहीं होंगे। मेडिकल यार बहुत नॉर्मल सा होता है, सीधी सी बात है। अगर आपकी आंखें सही हैं तो सही हैं, पास हो। मेन उसमें आंखों का ही टेस्ट होता है। दोस्तों पहली बार इतनी लंबी वीडियो बनी है, बोलते बोलते थक गया हूं। रात के 12 बजने को है, मैं टाइम आपको दिखाता, ठीक है, देख लो टाइम में देख लो, 12 बजने को हैं, बज गए 12:30 बज गए यार। लो बातों बातों में 12:30 बज गए, ठीक। बहुत लंबी वीडियो हो गई है और ठीक है, बेड वुड भी फैला पड़ा है। अब मैं जो भी आपके सवाल हो, फोन भी गर्म पड़ गया यार, जो भी आपके सवाल हो वो आप कमेंट में पूछना। उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिलेगी, बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक। और जो भी डाउट होंगे उस पर अगली वीडियो बना देंगे।